हेलो एवरीवन, आज है 11 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 24 रुपये का शेयर है ये और एक महीने में देखा जाए तो ग्राफ इंटरेस्टिंग रहा है। लगातार एक मेजर डिक्लाइन से गुजरा ज़रूर है, कोशिश कर रहा है ऊपर उठने की, लेकिन हालात अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उतने भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेस है उसकी कमेंट्री इस कंपनी को लेकर उतनी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रही है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 24 रुपये का शेयर है, तकरीबन 3.5% की गिरावट एक महीने में देखने को मिली है। और एक साल में अगर हम देखें तो हालांकि 42% का ग्रोथ भी है। बीच में अगर आप देखोगे तो मतलब पैसा इसने डबल भी करा था, 16 से 32 का सफ़र तय करा, लेकिन उसके बाद एक मेजर डिक्लाइन से गुजरा था ये। फिर तेज़ी दिखाई, फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी दिखाई, फिर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये जो गिरावट शुरू हुई थी स्टार्टिंग में, वो एक शुरुआती दौर में एक प्रॉफिट टेकिंग थी। बाद में गोल्डमैन सैच ने यहाँ पर सेल कॉल दिया था और 16 रुपये का टारगेट दिया था, जिसके चलते गिरावट देखने को मिली। फिर कोशिश करी थी और फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने जब सेल कॉल दिया, 20 रुपये का मतलब यहाँ पर टारगेट दिया, तो फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई। दोबारा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का अगेन कमेंट्री आई, सेल कॉल दिया, 20 रुपये का टारगेट, फिर से यहाँ पर गिरावट चल रही है। अगर मैं कुछ ब्रोकरेजेस की यहाँ पर बात करने जाऊँ तो कोटक इक्विटी की अगर हम बात, कोटक इंस्टीट्यूशंस इक्विटीज़ की बात करें तो उन्होंने भी अपनी सेल कॉल यहाँ पर बनाए रखी है और उनका जो टारगेट है वो 19 रुपये का है। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, जिनका अगर आप टारगेट देखो तो 20 रुपये का है और उनकी भी सेल रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सबसे खराब टारगेट अगर किसी ने दिया है तो भैया ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जो नमूरा है, उन्होंने हालांकि न्यूट्रल रेटिंग दी है, सेल को नहीं लेकिन न्यूट्रल, लेकिन टारगेट 17 का रखा है उन्होंने, तो ये और ज़्यादा खराब है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म यस बैंक के रिटर्न और उनके प्रोफाइल में धीरे धीरे सुधार को अच्छा मान रही है, लेकिन फिर भी सतर्कता बनाने की बातचीत भी वो कर रही है। क्योंकि देखो पिछले 2 क्वार्टर काफ़ी अच्छे रहे इस बैंक के, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गिरावट भी आई। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पर एक प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। अगर हम इसके वॉल्यूम्स देखेंगे तो 10 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में देखो ट्रेडिंग तो चल रही है। इसका जो मार्केट कैप है वो 75,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज और 83% लोग कह रहे हैं, सॉरी 87% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, और 13% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और जहाँ तक सेल कॉल, जैसा कि मैंने कहा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, वो भैया वो लगातार दे रहे हैं, ठीक है। 2013 में भी सेल कॉल था, दो और इवन 2024 में, दोनों बार जो कमेंट्री है उसमें भी उनका सेल कॉल देखने को मिल रहा है। हालांकि देखो डिविडेंड जो है वो अभी भी ये पे नहीं कर रहा है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि पे नहीं करेगा ये, अगले साल से शायद ये पे कर सकता है या फिर उसके बाद पे कर सकता है, लेकिन बहुत छोटा डिविडेंड होगा। मुश्किल से 10 पैसा के आसपास का हो सकता है, उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट क्यों नहीं करूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स की जो यहाँ पर डंपिंग हुई है उसके चलते बहुत ज़्यादा हैवी डिविडेंड मैं तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रीज़न सिंपल सा है कि जब यस बैंक बर्बाद हुआ था, ठीक है, जब इसको बचाया गया था, कई सारे बैंक्स मिलकर आए थे इसको बचाने के लिए, तब 10 रुपये के भाव पर इक्विटी के जरिए 10,000 करोड़ रुपये रेस करे थे। इसका मतलब 1,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूज़ करी गई थी यहाँ पर। उसके बाद एफपीओ के जरिए भी तकरीबन मतलब 15,000 करोड़ रुपये रेस करे गए थे, वो भी 12-13 रुपये के प्राइस पर। तब भी तकरीबन 1,200 करोड़ शेयर और इन्फ्यूज़ करे गए यहाँ पर। तो इतने सारे शेयर से यहाँ पर अगर 10 पैसा भी पे करेंगे ना तो बहुत बड़ा डिविडेंड के पैसा इनको चुकाना पड़ेगा, जितना भैया पैसा कम, मतलब जो इनके टोटल प्रॉफिट का हिस्सा बन जाएगा। और यही वजह है कि मैं मान के चलूँगा अगर पे भी करेंगे तो बहुत छोटा डिविडेंड पे करेंगे ये। और जहाँ तक इनके उसके वैल्यूशन की बात करें तो 51 का पी रेशियो, सेक्टर पी 17 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इसके तो देखो पिछले 2 क्वार्टर के नंबर स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज बहुत अच्छे हैं। अगर आप जून की बात करें तो 516 करोड़ का प्रॉफिट रहा और रेवेन्यू तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास का रहा। हालांकि उससे पहले के क्वार्टर में 9,099 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले जून का रेवेन्यू कम है, जो कि एक्चुअली में सही चीज़ नहीं है। क्योंकि एक्चुअली यार देखो रेवेन्यू बढ़ने चाहिए, क्योंकि जो सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक्स हैं, उनके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। देखो पिछले साल के मुकाबले तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिखना ज़रूरी है। और पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छे आए हैं, जो कि इससे पहले 200-250 करोड़ में इनके प्रॉफिट सिमट रहे थे। अब एटलीस्ट 450 से 500 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट, जो कि अच्छे प्रॉफिट है। तो मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पर कि इनके प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे बढ़ते रहें, क्योंकि अगर एक क्वार्टर भी बीच में ख़राब आ गया तो हालत बद से बदतर हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे सेल कॉल जनरेट हुए और अभी से ही बहुत सारे लोग एग्जिट की तलाश में भी है।
बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से खुद ये चीज़ बोली गई है कि इवन एसबीआई तक को एग्जिट देने की कोशिश कर रहे हैं ये। एसबीआई एग्जिट चाहता होगा तभी एग्जिट की कोशिश करेंगे ना ये, और इसीलिए ये काफ़ी सारे एफआईएल से बातचीत भी कर रहे हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टरों से इनकी बातचीत भी चल रही है। अब देखते हैं कि इनको एग्जिट दे पाते भी है कि नहीं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर यहाँ पर थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो यहाँ से बेच बाज के निकल लिए हैं। 0.19% का स्टेक म्यूचुअल फंड के पास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 38.12% पर है और एफआईएस 27.07% पर है। रिटेल और अदर की मिलाकर 34.61% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.94% पर है और जो अदर पार्टीज है वो 11.67% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। और देखो जिस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका नज़र आ रहा है, अगर एसबीआई भी अपने स्टेक बेच देगा, एलआईसी भी बेच देगा, बाकी सारे इंडियन बैंक्स भी अपने स्टेक बेच देगी, तो भी 51% का स्टेक नहीं आ रहा है। तो जो चर्चा हो रही थी कि यार कोई एक बड़ा प्लेयर आएगा जिसको 51% का स्टेक देने का काम करेंगे, तो वो चीज़ मुझे प्रैक्टिकली पॉसिबल यहाँ पर नहीं लग रही है। यहाँ पर यही होगा कि छोटे छोटे पैमाने पर लोग खरीदते रहेंगे, चाहे वो कुछ इन्वेस्टर एफआईएल से हो, फॉरेन इन्वेस्टर, या फिर चाहे कुछ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन कोई एक सिंगल प्लेयर आकर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदेगा, उस चीज़ में मुझे लगता है कि ये सोचना गलत रहेगा, क्योंकि 51% का स्टेक इनको जोड़ना ही मुश्किल है। इनको कुछ एफआईएल्स वालों से भी लेना पड़ेगा हिस्सा, लेकिन सब लोगों को मिल के लेकर आना किसी एक टेबल पर, वो मुझे लगता है कि मुश्किल होगा यहाँ पर। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ यस बैंक को लेकर, तो डेफिनेटली इसने एक बड़ी तेज़ी दिखाई, बाद में करेक्शन गुजरा, तेज़ी आई, गिरावट आई। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अभी भी कहूँगा कि यहाँ पर अगर मुझे खरीदारी करनी है तो मैं 20 रुपये के लेवल का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, ये चीज़ मैं लंबे समय से बोल रहा हूँ कि मुझे अगर खरीदारी करनी है, कोई लेवल अगर मुझे पसंद आता है तो वो 20 रुपये का लेवल होगा। उसके बाद एवरेज करने के लिए 16 रुपये का लेवल होगा। वहाँ पर एवरेज करने के जो मौके हैं वो आपको ढूंढने चाहिए, और आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। रीज़न सिंपल सा है कि शॉर्ट टर्म में मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। स्पेसिफिकली जो डाउनवर्ड्स मुझे नज़र आती है वो इस चीज़ को लेकर है कि यहाँ पर बिकवाली के लिए जब भी तेज़ी आएगी, आपको पता नहीं कि कौन बेचेगा यहाँ पर, क्योंकि बैंक्स जिन्होंने खरीदारी करी थी उनके लॉक इन पीरियड ख़त्म हो चुके हैं लंबे समय से। तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि वो कब ओपन मार्केट में कब बिकवाली करे, कहना मुश्किल है। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए यस बैंक, मुझे लगता है कि देखो बैंक डूबेगा नहीं पहली चीज़, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से जब बाजार गिरेगा तो यहाँ पर भी आपको असर देखने को मिलेगा। और जो लेवल मुझे अच्छा लगता है वो 20 रुपये का है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से। जो लोग शॉर्ट टर्म का सोचते हैं उनको तो इस बैंक में पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर आपका नज़रिया 2-3 महीने का है तो मत आओ, 6 महीने का है तो भी मत आओ। यहाँ पर तभी एंट्री करो जब आपको अच्छा प्राइस मिल रहा हो, जब आपका नज़रिया कम से कम यहाँ पर 3-4 साल का हो। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।